देखो मैं आपको, जिसको डर है, जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आया, उनके लिए मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं आप रट्टा मार रहे हैं। मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता है कि ये आप दिमाग लगाने लायक होने चाहिए, यानी कि आपको लड़ने लायक बनाना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप दिमाग लगा सकें। तो दिमाग लगाने के लिए जिन बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप देखो दिमाग कैसे लगाना है, क्वेश्चन देखते ही दिमाग कैसे लगाना है, हर क्वेश्चन में मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो वो चीज आपने ऑब्जर्व करनी है, उसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है ना, कि उसको हैबिट बनाने की। क्वेश्चन देखते सर ने क्या बोला, सर होते तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, ये सोचना है, ठीक है। तो वही एटीट्यूड आपने पकड़ना है, वही अप्रोच आपने पकड़नी है कि क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं इसमें क्या दिमाग लगाऊं, सर होते तो सर क्या बोलते, कैसे करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चमोला कॉमर्स जोन। और इफ यू लाइक द वे वी टीच इन दिस चैनल, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, द पर्सन हु नीड दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, दिस काइंड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। थैंक यू। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा। हमने पीछे इंटीग्रेशन का बेसिक चीज पढ़ी, लेवल 1 या कह लो 7.1 एक्सरसाइज, जिसमें ये देखा गया कि इंटीग्रेशन को हमने करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, यानी कि जिनका डेरिवेटिव हमें पता था, सिर्फ वही, उन्हीं का इंटीग्रेशन, उन्हीं को यूज करके हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना। तो उसको मैंने इसलिए नाम दिया डायरेक्ट। अच्छा, 7.1 का कॉन्सेप्ट क्या था, स्प्रेड, अलग अलग कर दो, क्लियर है, सबको अलग अलग कर दो, ये कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, फॉर्मूले तो याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे सिंपल फॉर्म में बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, पीछे का छूट जाता है, पीछे का छूट जाता है तो दिक्कत होने लग जाती है, दिक्कत होने लगती है तो फिर याद नहीं रहती चीजें, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक चीजें याद रखनी है, बेसिक चीज जो भी आपने पढ़ी है वो याद रखनी है। वो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, कि हम इंटीग्रेशन एक लास्ट स्टेप है। उससे पहले हमारे सामने जो भी फंक्शन दिया, हमारी प्रायोरिटी होती है उसको सिंपल फॉर्म में लेके आए, सिंप्लीफाई करें और देन उसका इंटीग्रेशन करें। तो अभी जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, पावर रूल पढ़ा है, x की पावर n में क्या होगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, है ना, साइन कॉस सेक स्क्वायर tan x sec x cosec स्क्वायर x cot x cosec x, इनका इंटीग्रेशन पढ़ा है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के, है ना। तो अब कुछ और चीज, मतलब 2-4 नए फॉर्मूले और आ जाएंगे, राइट, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन पता था, कॉस का पता था, टेन का नहीं पता था, अब आपको टेन का पता होगा, ठीक है। सेक का नहीं पता था, अब आपको सेक का होगा, कॉट का नहीं पता था, आपको कॉट का होगा, और कॉसेक का नहीं पता था, आपको कॉसेक का भी होगा। तो ये 4 चीजें ऐड हो गई, तो ये तो हो गए 4 फॉर्मूले। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आगे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ये है, अब ये जानना है कि देखो मैंने पहले ही बताया, मैथ्स में हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यानी कि कोई आप काम कर रहे थे, उसमें आपको दिक्कत आने लगी, तो उसमें हमने टेक्निक चेंज की, तो हमें नई स्टडी करनी पड़ी और उसके हिसाब से हमें चीजों को करना पड़ा। तो अब यानी कि 7.1 के अनुसार क्या हो रहा था कि भाई हर क्वेश्चन उस तरीके से नहीं हो सकते, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए, यानी कि हमें आगे इंटीग्रेशन करने के लिए हर लेवल पे हमें मेथड अपनाने पड़ेंगे। तो वो मेथड है हमारे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी मेथड है, आपको बस ये याद रखना है कि वो मेथड कहां लगेगा, यानी कि किस सिचुएशन में लगेगा। जैसे अभी तक जो थी, सबसे पहली सिचुएशन आपने क्या पढ़ी, उसको ध्यान रखना, उसको छोड़ना नहीं। पहली सिचुएशन क्या थी कि फंक्शन थे प्लस माइनस में, है ना, 2x³ + 3x² + 4x sin x + cos x sin x + x²। तो बीच में प्लस और माइनस का था, दो फंक्शन के बीच में जो साइन था वो प्लस और माइनस का था। अच्छा, तो अब क्या होगा, यानी कि अब प्लस और माइनस के अलावा कोई और ऑपरेशन दे दिया हो, यानी कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री का एंगल जो है वो कोई और फंक्शन आ गया उसमें, समझ में आ रही बात, या किसी की पावर है वो उसमें कोई फंक्शन आ गया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है चीज, अब सिंपल फॉर्म से थोड़ा सा आगे आएंगे, प्लस माइनस हटके ऑपरेशन दूसरे होंगे। तो यहां पे मान लो आपके सामने है कि ये देख लेते हैं कि कोई दो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं फंक्शन बार बार क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि फंक्शन का मतलब है कोई, मतलब साइन एक्स इंटू एक्स दे दिया हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया हो, तो दो अलग अलग फंक्शन है, अपने आप में ही फंक्शन है, साइन एक्स अलग है, कॉस एक्स अलग है, एक्स अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, तो इन दोनों को अलग फंक्शन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो या दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, या ये देख लो कि किसी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल जो है, राइट, यानी कि अगर साइन है, साइन में मैंने कुछ डाल दिया, 2x डाल दिया, क्लियर है, इस तरीके के,
है ना। तो दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, दो फंक्शन आपस में जब डिवाइड हो रहे होंगे, या ट्रिग्नोमेट्री का एंगल जो है वो सिंपल ना होके कुछ और दे दिया जाए एंगल, तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सर आपने बता दिया इस केस में सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में और बताओ। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन का यूज क्यों कर रहे हैं, बताता हूं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि क्या इसमें से मल्टीप्लाई में क्या किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा तो नहीं है, कि भाई अगर मैं डेरिवेटिव करूं dy dx ऑफ fx, dy dx ऑफ fx करूं, तो कहीं भाई रिजल्ट gx तो नहीं आ रहा, या gx का डेरिवेटिव करूं तो रिजल्ट कहीं fx तो नहीं आ रहा। यानी कि बात क्लियर होगी, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और एक का डेरिवेटिव दूसरा है। समझ में आ रही बात, या तो वो इसका डेरिवेटिव ये है, इस केस में इसका डेरिवेटिव ये है, या इसका डेरिवेटिव 1/gx है। याद रखना है बात, ठीक है। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि सब्स्टिट्यूशन कहां लगेगा। सब्स्टिट्यूशन में करेंगे क्या, वो दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये क्लियर करना कि सब्स्टिट्यूशन कहां लगता है, जी जहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल हो, है ना, तो उस वहां पे हम क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन में करते क्या है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, इसका नाम ही है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए सब्स्टिट्यूट करना। एग्जांपल हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, वैसे ही ऊपर से दे रहा हूं, कोई एक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। मान लो मैंने लिया fx और gx, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे दिख गया ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मुझे पता है, ये मान के चलना, मुझे पता लग गया, मैंने देखना है कि भाई कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं, और मुझे लग गया कि जो gx है ना वो fx का डेरिवेटिव है, जो gx है वो fx का डेरिवेटिव है, यानी कि मुझे पता है कि f' जो है वो gx आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे स्टेप आपका चालू होगा क्या, कि आप fx को एक दूसरा वेरिएबल नाम दोगे, सपोज आपने t नाम दे दिया। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो f' यहाँ पे हो गया, t का जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो किसी भी अदर वेरिएबल का डेरिवेटिव अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dt/dx हो जाएगा, ये हम डेरिवेटिव में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब f' मैंने क्या बोला है, gx है, तो मान लो वो चीज आ गई है, डेरिवेटिव करते हैं जो आपको पता था, तो dt/dx हो गया। अब आप dx को यहां ले आओगे क्योंकि ये साथ में है ना, तो gx dx इज इक्वल टू dt, इसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूट करना। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि fx को मैंने t माना, इसको यहां पे t आ जाएगा, और जब जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल में आपका d होना चाहिए। d अगर x है तो dx होगा, t है तो वेरिएबल भी ये dt होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो gx dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे सामने, dt, तो यहाँ पे लो dt। बात समझ में आ गई, दिस इज व्हाट कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, t को x मान के करिए, क्योंकि अगर यहाँ x था यहाँ dx होता था, यहाँ t है यहाँ dt है, तो नॉर्मली जो आपको इंटीग्रेशन बताया आप वो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा t² प्लस c। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम, अब वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, t किसको लेट किया था, fx को, fx क्या था जो भी था, तो ये हो जाएगा fx² प्लस c। समझ सकता हूं आपको थोड़ा सा fx को लेके jx को लेके हो सकता है, बट ये समझ लीजिए कोई भी दो फंक्शन x sin x हो, sin x cos x हो, tan x x² कुछ भी हो, वो दो फंक्शन थे, एक fx था एक gx था। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, लेट्स स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 7.2 का 2x/1 + x², और आपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेट द फंक्शन, यानी कि इसका इंटीग्रेट करना है। अब साफ साफ दिख गया है कि दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 7.1 में भी फंक्शन डिवाइड होता था, डिनोमिनेटर में कुछ होता तो मैंने कहा था बेटा अलग अलग कर दो, जब ऊपर एक से ज्यादा प्लस माइनस होते हैं मैंने क्या कहा बेटा अलग अलग कर दो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर एक है नीचे भी एक ही है ना। अब यानी कि उससे थोड़ा सा लगे, है ना, तो अब यहाँ पे आपने क्या चेक करना है, न्यूमरेटर fx डिनोमिनेटर gx, एक दूसरे का डेरिवेटिव चेक करो। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, अच्छा 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो 0, x² का 2x, तो x² का डेरिवेटिव 2x है और वो ऊपर है। समझ में आ गई बात, तो यस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आई नाम देंगे,
2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आपने लेट कर दिया, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी क्यों पुट करो, क्योंकि एक तो 1 का डेरिवेटिव 0 है, यानी कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, इफेक्ट नहीं हो रहा, प्लस कंबाइन लेने से पूरा एक यूनिट बन जाएगा t। अगर आप खाली एक्स स्क्वायर को लोगे तो 1 प्लस टी होगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा, तो इसीलिए आप पूरे को एक साथ ले सकते हो ठीक, अगर इसका डेरिवेटिव जब 0 आ रहा हो, मतलब इसके डेरिवेटिव से इसको इफेक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t पुट कर लिया, अब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव सीधा हमें पता है 2x है, और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। फिर क्या बताया था, इसको यहां ले आए तो 2x dx, क्योंकि जो चाहिए और dx दोनों हटाना है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। अब हम यहां पुट कर देंगे i इज इक्वल टू 2x, क्या पुट किया था, कुछ नहीं पुट किया था, 2x d, इसकी जगह पे क्या आ गया, dt आ गया, और नीचे 1 प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया, t आ गया। तो अब आप इसको इस नजर से देख सकते हो कि ये ऐसे हो गया 1 अपॉन टी और dt। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, यहां पे t है तो क्या होगा, log t प्लस c। फिर उसके बाद क्या काम खत्म हो गया, नहीं जी सर, क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में ही होगा, t किसको पुट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आंसर हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ में आई बच्चों को बात, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। अगला क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है बच्चों, तो अब फिर से दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं आपस में, है ना, ऊपर है log x, नीचे है x। अब आप बोलोगे सर ऊपर log x का स्क्वायर है, स्क्वायर है उससे हमें फर्क नहीं है, क्यूब है उससे हमें फर्क नहीं है, मेन जो फंक्शन है वो log x और x देखा जाएगा। एक log x है और अपॉन वाले x को आप क्या बोलोगे, 1 अपॉन x है। अब आप देखो कौन किसका डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। ठीक है, अच्छा log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और मैंने बताया था जब आप fx का डेरिवेटिव चेक करोगे, यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव चेक करोगे, तो आपका, यानी कि अगर इसको कंपेयर करें हम, एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप fx और gx देखते हो, तो अगर आप चेक करते हो कि इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए डायरेक्ट, बट जब इसका डेरिवेटिव चेक करोगे fx का ऊपर वाले का, यानी कि f डैश x जो है ना, वो 1 अपॉन gx होना चाहिए, तभी माना जाएगा। ठीक है ना, तो log x को अलग करूं, log x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1 अपॉन x होना चाहिए, तो जी हाँ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो हमें मिल गया इसी में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा स्टार्ट कर देंगे। पहले यहाँ पे i log x का स्क्वायर डिवाइड बाई x, और अब आपको पता है कि एक ही फंक्शन का fx का डेरिवेटिव gx आ रहा है, तो आप क्या करोगे, लेट log x को t पुट कर लिया जाए, डेरिवेटिव करते ही क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो dx इधर आ गया, x की साइड अपॉन x, वैल्यू आ गई dt। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें dt को अलग करना होता है और x dx को एक साथ अलग करना होता है। अब यहाँ पे, अब अगर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ये dx था, अब मैं देखूं तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, dx और x अपॉन में है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, dt आ गया, है ना। तो अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वापस, log x की जगह पे क्या आ गया, t का स्क्वायर dt, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, t स्क्वायर क्या था, t की पावर 3/3 प्लस c, इंटीग्रेट कर दिया, और जैसे ही क्या हुआ, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस, log x क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c। ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों, दोनों में देखो सेम कॉन्सेप्ट था, रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे gx का डेरिवेटिव fx था, यानी कि डिनोमिनेटर में जो था उसका डेरिवेटिव था fx जो न्यूमरेटर में, तो सीधा सीधा देखा, यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं है, आप इसे क्या देखोगे, 1 अपॉन के साथ देखोगे, तो 1 अपॉन था, 1 अपॉन x जो है log x का डेरिवेटिव है, और हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है, इसको सिंपलीफाई दिख रहे हो, आप बोलोगे सर न्यूमरेटर में कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, सारा का सारा डिनोमिनेटर में है, तो हमें थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लेवल बढ़ रहा है ना क्वेश्चन का धीरे धीरे, तो आपको भी अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी कि ये सोचने की क्षमता
कि ये दिमाग लग रहा है, एंजॉय आ रहा है, तो मैं साथ साथ करूं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, ये 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई ले लिया, 1/x प्लस x log x। मुझे सब कुछ है नीचे ही दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा दिख गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x दिख गए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक x कॉमन ले लूंगा नीचे, x तो रह गया 1 प्लस लॉग x। अब मुझे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहा है, एक x और एक 1 प्लस लॉग x। तो यानी कि एक हो गया आपका 1/x और एक हो गया आपका 1/1 प्लस लॉग x। तो अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव होता है। जैसे ही log x दिख गया और 1/x, 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, और log x ये रहा, है ना। तो इसको अगर मैं चाहूं तो इसको पहले दो अलग पार्ट में ब्रेक कर देता हूं आपके लिए, 1/x डॉट 1/1 प्लस log x। अगर इस पूरे को ना देखूं मैं सिर्फ इसको देखूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना ये gx वाला पार्ट है, इसका डेरिवेटिव जी पूरा ये रहा, हो रहा है ना मल्टीप्लाई, और इसके साथ जो है 1 है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो मैं इस पूरे को ले लूंगा t, है ना। इस पूरे का डेरिवेटिव 1/x हो गया गायब, तो काम आसान हो गया मेरा। तो अब क्या करूंगा, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव क्या 1/x जो कि हुआ dt बाय इधर dx, ठीक है। तो अब 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि ये और ये गायब हो गया, 1/x dx। अब क्या रह गया, सिर्फ dt। तो आप पुट करेंगे वापस i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या जाएगा, सॉरी टी आ जाएगा, और इस dx अपॉन 1 बाई एक्स के साथ इसके जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब 1/t log t प्लस c। अच्छा log t आंसर तो क्वेश्चन x में था, तो ये भी x में होगा। t किसको माना है जी, 1 प्लस लॉग एक्स को, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो मजा आ रहा है, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग विद मी। चैप्टर यूं हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। बस मेरे साथ साथ करने के बाद आप घर पे एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे दो फंक्शन मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, एक साइन एक्स है और एक साइन कॉस एक्स है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या देखते हैं, जो एंगल होगा वहां से स्टार्ट करता है। एंगल क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। वैसे तो पता लगा ये दो फंक्शन है, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, बट कॉस एक्स जो है वो एंगल में है, साइन के एंगल में है, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता क्योंकि वो एंगल में है, वो बाहर नहीं है, वो साइन का एंगल के अंदर है। तो यानी कि साइन एक्स को टी नहीं पुट कर सकता मैं। अब दूसरा ऑप्शन जी एक्स चेक करूंगा, जी एक्स है साइन, साइन के अंदर एंगल है कॉस एक्स, तो मैं कॉस एक्स को सोचूं, क्या सोचूं, कॉस एक्स को सोचूं क्या, कि अगर कॉस एक्स को मैंने टी पुट कर लिया तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। चलो माइनस हटा दिया साइन एक्स, तो साइन एक्स गायब हो रहा है, ये रहा साइन एक्स। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप सोचोगे, लेवल बढ़ रहा है बच्चों धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे, आई साइन एक्स साइन कॉस एक्स डीएक्स। तो मुझे पता लग गया कि यस इसका डेरिवेटिव ये रहा। जब भी एंगल हो तो आप एंगल को ही टी पुट करने के चांसेस मिलेंगे आपको, हमेशा ये मान के चलना ऐसे केस में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो अब डेरिवेटिव करते ही ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा और ये dt बाई डी एक्स। अच्छा मेरे पास यहाँ माइनस नहीं है, तो मैं माइनस को dt की साइड ले आऊंगा, और मेरे पास सिर्फ क्या है, साइन एक्स और dx है गायब करने के लिए, तो यह हुआ साइन एक्स dx माइनस dt, ठीक है ना। तो साइन एक्स dx गायब हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, माइनस dt, क्योंकि माइनस यहां था नहीं तो माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, अब वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, i इज इक्वल टू साइन एक्स गायब हो गया, dx गायब हो गया, साइन t रह गया, और dt माइनस का, तो माइनस का साइन यहां जाएगा और यहां रह गया dt, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो माइनस बाहर था ही, साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस t प्लस c, माइनस से माइनस कट गया, कॉस t क्या था, t था हमारा कॉस x, तो एंगल हो गया कॉस x प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ आप एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं दे रहा हूं आपके लिए, cos x डॉट
कॉस साइन एक्स। ठीक है, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपका काम है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। और एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं इसके साथ बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बेटा कि जरूरी नहीं है कि एफ एक्स जी एक्स ही हो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड में, है ना, और जो मैंने बोला एंगल वाला केस हो वही हो हमेशा। हम कई बार क्या होता है कि आपके सामने जो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पड़े हैं, हमारा काम है कि जो भी सिचुएशन दी है हमें उस तक लेके आना ताकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन को मतलब वो फॉर्मूले लगा सके जो हमें पता है ना। तो अब यहाँ पे है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब आप अंडर रूट देखोगे तो अंडर रूट के केस में आपको कौन सा फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में? आप बोलोगे सर अंडर रूट एक्स का पता है। कैसे पता है सर? अंडर रूट एक्स होता तो एक्स को पावर में कन्वर्ट कर देता हाफ और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देता, बट यहाँ पे ये एक्स नहीं है। और अब ये बात समझ में आ गई कि अगर एक्स नहीं है तो टी से काम चला सकते हैं, और टी आता है लेट करके। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर एक्स नहीं है तो जो पूरा फंक्शन है उसको मैं टी बना सकता हूं, और टी आते ही वो काम कर जाएगा अपना। तो यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए भी हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x है। बोलोगे सर एक फंक्शन है एक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव है ही नहीं, क्योंकि ये x है ये भी x है, दोनों की पावर सेम है ना। डेरिवेटिव के लिए एक की पावर बड़ी एक की पावर छोटी होनी चाहिए, तभी तो आप देख पाओगे। तो जरूरी नहीं है, यही बताना चाह रहा हूं, कई बार सिंपल बनाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करते हैं एक बार देख लो बच्चों। सबसे पहले आई अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो मुझे पता है कि भाई अंडर रूट मुझे इस पूरे को एक बनाना है, एक फंक्शन, तो मैं लेट ही कर सकता हूं। मैंने लेट कर लिया, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अच्छा क्या मिला? डेरिवेटिव करता हूं, ए एक्स से मुझे ए मिल गया, बी जीरो हो गया, और ये डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो मेरा काम आसान हो गया, यानी कि मेरे पास सिर्फ डी एक्स से गवाने के लिए, तो यहां से डी एक्स की वैल्यू जो भी कांस्टेंट होगा वो डी टी की साइड आ जाएगा ए, और जो x की वेरिएबल की टर्म में होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि dx की वैल्यू dt बाई ए आ गई, अंडर रूट ये क्या हो गया? t हो गया। तो मेरे सामने सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या हो गया? अंडर रूट t dt। और अब क्या करूंगा बच्चों? पावर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब तो काम आसान हो गया, t की पावर क्या होगी? हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया आपका t की पावर 3/2, और नीचे 3/2 लास्ट 7.1 में बताया था, अपॉन में कोई भी नंबर होगा फ्रैक्शन में तो उल्टा हो जाएगा, वो 2/3 प्लस सी। अब क्या रह गया सर? t की वैल्यू, तो 2/3 t की वैल्यू ax प्लस बी और पावर 3/2 प्लस सी। तो समझ में आया? बहुत आसान था। अब हम चलेंगे इसी का अगला पार्ट, देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं आपको, जिसको डर है, जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आया, उनके लिए मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं आप रट्टा मार रहे हैं। मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता है कि ये आप दिमाग लगाने लायक होने चाहिए, यानी कि आपको लड़ने लायक बनाना है, कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप दिमाग लगा सकें। तो दिमाग लगाने के लिए जिन बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके लिए बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप देखो दिमाग कैसे लगाना है, क्वेश्चन देखते ही दिमाग कैसे लगाना है, हर क्वेश्चन में मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो वो चीज आपने ऑब्जर्व करनी है, उसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है ना, कि उसको हैबिट बनाने की। क्वेश्चन देखते सर ने क्या बोला, सर होते तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, ये सोचना है। ठीक है, तो वही एटीट्यूड आपने पकड़ना है, वही अप्रोच आपने पकड़नी की। क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं इसमें क्या दिमाग लगाऊं, सर होते तो सर क्या बोलते, कैसे करना है। तो आप देखो इसी अप्रोच से हम इसको करेंगे। ठीक है, क्या है? x अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो मैं सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। या अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होकर एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे सर क्या सिंपल फॉर्म है? यही तो है। देखो पहले अलग दिया, अगर यहाँ पे ax प्लस बी ना दिया होता, x प्लस 2 होता, तो जो मैंने काम यहाँ पे किया वही तो मैं यहाँ पे करूंगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर x नहीं है, x के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, और मुझे अंडर रूट x का पता है। तो जो भी अंडर रूट के अंदर होगा बड़ी टर्म, मैं उसको एक बनाऊंगा, एक यूनिट बनाऊंगा, वही करना है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर मुझे पता लग गया कि अंडर रूट के अंदर ही चेंज करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा अंडर रूट को सिंपल फॉर्म में लाना है, तो लेट x प्लस 2 को t पुट कर लिया, डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और t का dt बाई dx,
x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, है ना, और यहां से मिल गया। तो यानी कि मेरे पास गवाने के लिए क्या है, सिर्फ dx है, तो dx की वैल्यू मुझे dt मिल गई। अब आप बोलोगे सर अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 था, इसकी जगह तो सर t आ जाएगा, dx है सर, dx की जगह dt आ जाएगा। सर ये x कहां गया, आ रहा है दिमाग में, ध्यान से देखो ये x कहां गया। तो बच्चे जब हम t में कन्वर्ट करते हैं तो dt भी लाते हैं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि सारी जितने भी वेरिएबल है x के टर्म में, तो उन सबको t में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, जब आपने ये लेट किया यहां से x की वैल्यू निकालो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, जो भी ये है उसकी वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू क्या हो गई, t माइनस 2। ठीक है, अब हम वापस पुट करेंगे, तो ये हो गया i इंटीग्रेशन x की जगह पे t माइनस 2 अंडर रूट में t और ये dt। ओहो सर फिर ब्रैकेट आ गई, बट डोंट वरी, देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है, इसमें अंडर रूट के अंदर बड़ा था, सिंपल x नहीं था, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x आ गया, t है x एक ही बात है, और ब्रैकेट के बाहर ओपन है, तो अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, यानी कि 7.1, ये हम 7.1 में कर चुके हैं। तो i इज इक्वल टू, अगर मैं खोलूंगा तो ये t डॉट अंडर रूट t का मतलब पावर में ले दो, माइनस 2 t हाफ। ठीक है, अब मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा t, अगर मैं ऐड करूंगा आपको पता है 1 है, 1 और हाफ 3/2। ठीक है, अब मैं अलग अलग कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये हम सीख चुके 7.1 में, तो उसका इस्तेमाल कब करेंगे, साथ साथ करना है। ये t की पावर हाफ dt। अब क्या करोगे, t की पावर 3, पावर रूल लगा दोगे, t की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1, माइनस में 2 t की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो अब क्या रह गया, i इज इक्वल टू, अच्छा वैल्यू पुट कर दी, अब हम सीधा पावर सिंप्लीफाई कर देंगे, 3/2 प्लस 1 5/2, अपॉन में भी 5/2 आएगा, ऊपर आके वो उल्टा हो जाएगा, माइनस 2 था, ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 आएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है। ठीक है, जिसको डाउट है वो ये समझ लो, ये होता है ना x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो जो ऊपर आएगा वही तो नीचे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए नीचे भी 3/2 आएगा, बट नीचे है, और ये मैं 7.1 में बता चुका हूं कि ऊपर आते ही वो उल्टा हो जाता है। तो अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t क्या था, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 टू 4/3, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो बच्चों ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, इंटीग्रल निकाल दिया हमने इसका, समझ में आया कि सिंपल करने के लिए भी हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया, क्यों, क्योंकि हमें अंडर रूट x पता है, बेसिक। हमारा काम क्या है, क्वेश्चन किसी भी सिचुएशन दिया हो उसमें लेके आना, अपने लेवल में लेके आना, जो लेवल हमें पता है, और वो लेवल ही सबसे पहले हमने जहन में बैठाना था, अंडर रूट x पावर रूल। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। अब इसके अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको दोबारा देख लीजिए अगर जिसको समझ में आया है, और अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।